नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। मध्य प्रदेश में 2022 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग इसकी तैयारी में जुटा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी कमलनाथ सरकार के परिसीमन को निरस्त कर दिया है। यानी अब पुरानी व्यवस्था से ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। इस फैसले के बाद कांग्रेस अब क्या करेगी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नाथ का एक और फैसला रद्द, पंचायत का परिसीमन निरस्त, पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे चुनाव, किसे फायदा और किसे नुकसान। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हमारा सीधा मानना है कि इन्हें पंचायतों में बहुत तोड़ फोड़ किया है। 10-10, 15 किलोमीटर एक गांव को मिला दिया, एक बेगमगंज में एक गांव मिला दिया, 15 किलोमीटर घूम कर जाएंगे। 15 महीने में इतना बेलाई काम, बेकार काम कांग्रेस ने किए हैं, उसका तो हम घोर विरोध करेंगे। 20 किलोमीटर एक पंचायत का गांव में वोट डालने आएगा, वो नदी बीच में। ऐसा 15 महीने में इनने जो मचाया था, उसको हमने भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है कि इनका जो परिसीमन है उसको निरस्त किया जाए। दरअसल पंचायतों का परिसीमन चुनाव से पहले कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी पंचायतें जहां परिसीमन तो हो गया लेकिन उसके प्रकाशन के 1 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, ऐसे में परिसीमन निरस्त माना जाता है। लेकिन कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना रही है। ये कांग्रेस इसमें चर्चा करेगी और आगे स्टेप लेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए कल स्ट्रोक मारो और लोग उस पर चर्चा करते रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी पूरी ताकत से। कोई सा भी चुनाव है पूरी जीतेगी। एमपी में 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे और 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परिसीमन से पहले प्रदेश में 22,812 पंचायतें थीं। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थीं, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था। इसी तरह 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी आखिर पुरानी व्यवस्था क्यों चाहती है और कमलनाथ सरकार ने नया परिसीमन क्यों कराया। इसका जवाब है, दोनों ही पार्टी ने सामाजिक ताना बाना के हिसाब से अपनी अपनी सीटों का गणित बैठा रखा है, जिसका फायदा चुनाव में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कमलनाथ के 2 पद पर हमेशा से ही बीजेपी सवाल उठाती रही है। पहले जब वो सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी तंज कसा जाता था, और अब वो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हैं, तब भी अटकलें गर्म रहती हैं। आखिर कमलनाथ के पावर पर बार बार प्रश्न क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ, एक व्यक्ति 2 पद पर फिर सवाल। कमलनाथ ने दिया फिर वही जवाब, 2 पद पर क्यों है बरकरार। सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली में उनके पहुंचते ही एक व्यक्ति 2 पद को लेकर फिर सवाल पूछे गए। उन्होंने यहां कहा कि जो सोनिया गांधी बोलेंगी वो वही करेंगे, और इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे यह पहली दफा नहीं है जब उन्होंने मध्य प्रदेश में रहने की बात कही हो। इससे पहले बंसल न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में भी वो बता चुके हैं कि आखिर वो एमपी क्यों नहीं छोड़ना चाहते। मुझे दुख इस बात का है जी कि 15 महीने जो हमारी सरकार रही, जो मेरा दृष्टिकोण था, मेरा नज़रिया था, मेरा विजन था, जिस पटरी पर हम चल रहे थे, जिस पटरी में फिर से मैंने मध्य प्रदेश को रखा था, वो अधूरा रह गया। जी जी, ये पीड़ा आपको अधिक है इसकी कि आप जैसा सोचते थे वो आप कर, इसीलिए मैंने जी
इसलिए जब ये बात आई कि मैं केंद्र में चला जाऊं, केंद्र की राजनीति में मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कि वो अधूरा जो मेरा स्वप्न था उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत करने को लेकर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दो पद पर उनके बने रहने को लेकर विरोधी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेके कभी किसी ने कोई बात नहीं कही, और मैं समझता हूँ कि विधायक दल भी ये स्वीकार कर चुका है, सारे विधायक हमारे स्वीकार कर चुके हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें विधायक दल का नया नेता नहीं चुनना। ऐसी बातें लगातार विधायक दल की जब बैठक होती है तो उसमें आती हैं, सभी विधायक उनसे मांग करते हैं कि आप ही इस पद पे बने रहें। लेकिन कमलनाथ जी की भावना हमेशा रही है कि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसका मैं पालन करूँगा। तो मैं समझता हूँ और प्रदेशों की बात अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में संगठन या नेता प्रतिपक्ष को लेके कभी कहीं किसी ने कोई बात नहीं रखी कि मैं बनना चाहता हूं, या कोई होड़ ऐसी यहाँ पर नहीं है, या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कमलनाथ जी का नेतृत्व सभी को स्वीकार्य है। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब भी सोनिया गांधी से मिलते हैं तो कांग्रेस में कमलनाथ के विरोधी कबीले के लोग हर बार एक व्यक्ति के पद की मांग उठाते हैं और कमलनाथ जी हर बार यही कहते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि लगभग 3-3.5 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और कांग्रेस से तय नहीं कर पाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होना चाहिए। कौन सी ऐसी व्यवस्था कांग्रेस की और कमलनाथ जी की है, या क्या ऐसी मजबूरी और बाध्यता है कि नेता प्रतिपक्ष तो कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर तो कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री का अवसर आता है तो कमलनाथ जी, हर जगह कमलनाथ जी, तो बाकी कांग्रेस के लोग क्या अनाथ हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस में 19 अगस्त 2020 से कमलनाथ 2 पद संभाल रहे हैं। इस तारीख से विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन साथ साथ वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वो इसलिए क्योंकि 25 अप्रैल 2018 से वो अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद को वो करीब 15 महीने से संभाल रहे हैं। जब कमलनाथ सीएम बने थे तब भी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी 2 पद पर थे। अब सवाल यही है कि क्या 2 पद पर रहने के पीछे कमलनाथ की कोई खास वजह है? क्या वो नहीं चाहते कि कांग्रेस में पावर के 2 केंद्र बने, क्योंकि कांग्रेस क्षत्रपों की पार्टी मानी जाती है? या फिर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो एक पद छोड़ भी दें? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले पर भले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्यादा बोलने से बच रहे हों, लेकिन उमा भारती ने एक के बाद एक ट्वीट कर इस मसले पर एक बार फिर से हलचल मचा दी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आत्म अवलोकन करने की तो सलाह दी ही, साथ ही वो पीएम नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बताने से भी नहीं चूकी हैं। मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का हो या पार्टी के अंदर का, उमा भारती अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। 3 दिन बाद ही सही, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले को लेकर उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कानून को वापस लेते हुए भी महानता स्थापित की। ऐसा नेता देश को युगों युगों तक नहीं मिलता। बीजेपी को उमा भारती के इन ट्वीट में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। उमा जी ने यह भी कहा है कि ये उनकी महानता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महानता है कि उन्होंने देश के लिए इस कानून को वापस लिया है। उमा जी की भावनाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए एक सकारात्मक और उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करने वाला ट्वीट किया है। उमा भारती अपने ट्वीट में कहीं न कहीं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस मसले पर जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश करती नजर आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इधर कांग्रेस को उनके इन ट्वीट्स पर सवाल खड़े करने की गुंजाइश नजर आ रही है। उमा भारती जी सही कह रही हैं कि जो कानून गलत था, जो बात गलत थी, उसको कैसे समझा सकते थे? आप थोप रहे थे। आप समझाने वाली बात नहीं है, उसको थोप रहे थे देश पे, तो आपको वापस हटना पड़ा। तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर अब तक बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा कहने से बच रहे थे। ऐसे में उमा भारती के बेबाक ट्वीट ने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर एक खलबली जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
जनजातीय गौरव दिवस समापन समारोह के मौके पर मंडला पहुंचे सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों के नाम बदलकर आदिवासी जननायकों के नाम से की। इसमें सबसे बड़ा ऐलान पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम से किया। इसके अलावा इंदौर के भंवर कुआं चौराहे और नए बस स्टैंड का नाम भी टंटिया मामा के नाम पर किया जाएगा। इनके अलावा राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राजा फूल कुंवर, राजा हृदय शाह के नाम पर भी कई ऐलान मुख्यमंत्री ने किए। मुख्यमंत्री आज मंडला पहुंचे थे, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ यहां कई सौगातें दी, बल्कि मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। मंडला में जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। 2008 में मंत्री थे तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने खोला था मंडलई में, और इसलिए उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। मंडला में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और इस चौगान से, इस रामनगर से एक फैसला मैं कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। और पाताल पानी में जो टंटिया मामा का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, और इंदौर शहर में भंवर कुआं चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंटिया भील चौराहे के नाम से किया जाएगा, जहां हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे इंदौर में MR10 पर लगभग 53 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बन रहा है, उसका नाम भी टंटिया मामा बस स्टैंड किया जाएगा। और बात जैसे हमने भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रखा है, वैसे पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टंटिया भील के नाम पे, टंटिया मामा के नाम पर किया जाएगा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जब अभिनंदन वायुसेना में विंग कमांडर थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। इसके अलावा शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादियों को सूबेदार सोमवीर ने मार गिराया था। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जाधव ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को खदेड़ा था। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन प्राइम टाइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कैबिनेट की बैठक में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले पर मोहर लगाई, तो वहीं पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने का भी फैसला हुआ। लेकिन इन दोनों ही फैसलों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, और इसके चलते छत्तीसगढ़ में 2 तरफा सियासत शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी, स्कूल खोले जाने का फैसला, ये वो बड़े फैसले हैं जिन्हें कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है।
इन फैसलों का इंतजार पिछले 1 महीने से किया जा रहा था। पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट कम करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 77 पैसे और डीजल ₹1.40 कम हो जाएगा। ये कमी काफी मामूली बताई जा रही है। इस पर सरकार का तर्क है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही कम है। डीजल और पेट्रोल में तो वैट में कमी की गई है। पेट्रोल में 1% का और डीजल में 2% का जो रेट में कमी हुई है। हमारे जो निकटतम राज्य हैं, जो हमारा बॉर्डर है, महाराष्ट्र पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, तो उनसे कैलकुलेट करके किया गया है पूरा। भूपेश कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से खोले जाने का फैसला कोई विपक्ष को रास आ ही नहीं रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को भी विपक्ष काफी मामूली बता रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुइया। लोगों के आशाओं पर पानी फिरा। 1 रुपए में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन जिस प्रकार से निर्णय लिया तो हम समझ रहे थे कि जिस प्रकार से 5 रुपए और 10 रुपए का अंतर आया है, कम से कम उतनी अंतर आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों से त्रस्त जनता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया ही मिल रही है। बेहतर है, अच्छा फैसला है राज्य सरकार का। हम लोगों को कम से कम राहत मिली। थोड़ा बहुत भी कम हुआ पर हुआ। ज़्यादा तो होना चाहिए, लेकिन और थोड़ा कम होगा तो और अच्छा होता, क्योंकि महंगाई जितना बढ़ गया है तो कुछ कर ही नहीं सक रहा इंसान। कमाएगा क्या, चलाएगा क्या। माइलेज शो भी देता है, 1 रुपये में क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये बात अगर 4-5 रुपये भी अगर बढ़ता है तो एक बार समझ में आता है, 1 रुपये से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर पहले कांग्रेस ने केंद्र पर दबाव बनाया और उसके बाद बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुई थी। इस पर अब दोनों ओर से फैसला हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने केंद्र से हुई टैक्स में कमी को मामूली बताया था, उसी अंदाज में बीजेपी अब राज्य सरकार को वैट में कमी को मामूली बताकर कटघरे में खड़ा कर रही है। यानी पेट्रोल डीजल के दामों पर छत्तीसगढ़ में दो तरफा सियासत दो धारी तलवार की तरह वार कर रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए वापस रुख करेंगे एमपी की तरफ, जहां शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कोरोना को देखते हुए पहली बार पेपर फरवरी में शुरू हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। एमपी बोर्ड का टाइम टेबल मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जारी किया गया है। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को सुबह 8:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्रों को सुबह 8:45 पर केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद आने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। एमपी में अब अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जाहिर है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन अब कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी फीस लेने का आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि एमपी में करीब 1,37,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें 1,58,00,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। चलिए इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।